अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर, है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंद तर, सबका है मौला, सबका है मौला, सबसे है बरतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अर्श वाले, ए फर्श वाले, जलवे हैं तेरे सबसे निराले। आलम में रोशन, आलम में रोशन, तुझसे उजाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हम्द तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान का महीना अपने पूरी ताबनाकी के साथ बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। हम वक्त को पकड़ना भी चाहें तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। जितनी तेज़ी से रमज़ान का महीना गुज़र रहा है उतनी ही तेज़ी से जो है हमें लग रहा है, एहसास हो रहा होता है कि हम जो हैं अल्लाह की रहमतों से जो इस महीने में बरस रही होती हैं उससे हम बहुत तेज़ी से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहरहाल ये एक महीना ऐसा है जिसमें कि हम तमाम अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं कि हम अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर सकें, और इसमें बहुत सी चीज़ें कार फरमा हैं, जिसमें से एक चीज़ जो है वो है सखावत। इस महीने में लोगों की सखावत का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। और जब हम सखावत की बात करते हैं तो इसमें एक फ़र्ज़ भी आ जाता है जो कि है ज़कात का। इस महीने में हालांकि पूरे साल ही ज़कात निकालने का हुक्म है, लेकिन फिर भी इस महीने में लोग ज़्यादा निकालते हैं क्योंकि खैर व बरकत ज़्यादा चाहते हैं, रहमत ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी ज़्यादा चाहते हैं। इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद उसामा हिजाज़ी साहब, जो कि शान फूड्स का शरिया डिपार्टमेंट भी हेड करते हैं और लोगों की हज की गाइडलाइंस और उम्रे की गाइडलाइंस में भी लोगों को बहुत सहूलत फराहम करते हैं। तो आइए बात करते हैं मुफ्ती मोहम्मद उसामा हिजाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से? जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि ये सखावत का महीना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब रमज़ान आता था तो हर रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास कुरान मजीद सुनाने के लिए आते थे। उसी हदीस के आखिरी अल्फाज में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवाओं से ज़्यादा भी अपनी सखावत दिखाते थे। मिसाल को समझाने के लिए कि सखावत का ये आलम था कि इस तरह का इस लेवल ये था सखावत का कि आप तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा सखावत करते थे, कुछ नहीं छोड़ते थे, सब सखी हो जाते थे। उस सखावत को देखकर फिर उम्मत में भी वो चीज़ चली। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में हम देखते हैं कि लोग ज़कात
हालांकि हर एक का एक साल महीना गुजरने का अलग अलग टाइम होता है। बिल्कुल। ज़कात तो साल बाद देनी है, लेकिन हमने तकरीबन अक्सर मेजॉरिटी लोग हमसे ज़कात के मसाइल इन्हीं दिनों में पूछ रहे होते हैं, और जैसे ही रमज़ान आना शुरू हो जाता है तो लोगों को अपनी ज़कात भी याद आती है, वो हमसे मसाइल रिकॉल कर रहे होते हैं कि हमें ये ज़कात निकालने का। तो हमने भी ये नोट किया कि रमज़ान और ज़कात तकरीबन अब एक साथ हो गई है, और अक्सर बहुत बेशतर लोगों ने और अक्सर कंपनियों ने, इवन हमारी कंपनी ने भी यकम रमज़ान अपनी डेट रखी हुई है ज़कात निकालने की। उसकी एक बहुत सारी वजह है। ऐसा नहीं है कि पहले ज़कात निकाली नहीं जा सकती, असल हुक्म तो ये है कि ज़कात उस वक़्त निकालें जब आपका साल पूरा हो गया। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-2 महीना पहले ज़कात का हिसाब करके रख देते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता निकालते रमज़ान तक निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे इदारे राशन बांट रहे होते हैं, बहुत सारे इदारे खाना खिला रहे होते हैं, बहुत सारे इदारे ये इसी तरह सऊदी अरब में भी बहुत देखा, वहाँ भी मैं रहा हूँ बहुत, कि वहाँ भी सखावत अपने इंतहा को पहुँची होती है। बेशक। उसकी एक वजह तो वो है, जैसे मैंने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी होते थे रमज़ानों में कि जिसके बारे में कहा गया है कि तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ थे। दूसरी वजह यह है कि हदीस में आता है कि रमज़ानों में जो आम नवाफिल हैं वो फ़र्ज़ों तक का सवाब बढ़ जाता है, और जो फ़र्ज़ हैं वो 70 गुना बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी आम दिनों में ज़कात अदा करता है तो उसकी ज़कात का सवाब वही होगा जो मिलना है, लेकिन अगर वही खर्च वो रमज़ानों में करता है तो उसको 70 गुना सवाब मिल रहा है, 70 ज़कातों का सवाब मिल रहा है। इसी तरह कोई आदमी आम दिनों में राशन बांटता है तो उसे यकीनन सवाब मिलेगा सदक़े का, खैरात का, लेकिन वही राशन या सखावत अगर रमज़ानों में कर रहा है तो वो सवाब उसका फ़र्ज़ों के बराबर है, तो वो सदका अब फ़र्ज़ के बराबर, ज़कात के बराबर का सवाब मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। तो ये एक यानी सखावत का ऐसा लेवल है कि आदमी को इससे फ़कत, और ये सिर्फ 30 दिन है, ये एक लिमिटेड टाइम है। पहला बड़े तेज़ी से गुजर जाता है, और ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको पता है पहला अशरा भी गुजर जाता है, आखिरी अशरा तो ईद की तैयारी में गुजर जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम ये मशवरा देते हैं लोगों को कि वो अपने रमज़ान आने से पहले जिस तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, और हर कोई अहम सीज़न आ रहा होता है हमारा, एक जब भी कभी कोई ऐसा सीज़न आ रहा तो हम उसकी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक रमज़ान या इबादत ऐसा है कि हम उसकी प्लानिंग उस वक्त करते हैं जब वो आ चुका होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर हम इस रमज़ान के महीने की प्लानिंग पहले से कर लें कि मैंने क्या क्या सखावत करनी है, किस अंदाज में करनी है, और मुआशरे में किन किन लोगों को करनी है। ये भी एक बड़ा मसला है कि असल मुस्तहिक जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक नहीं पहुंचता वो, क्योंकि वो मांग नहीं सकते हैं, वो मांगते नहीं है। सफ़ेद पोश का मतलब ये है कि हदीस में कहा गया है कि जो उनको तलाश कर कर देगा उसका अजर ज़्यादा है। इसी तरह हम ये भी नहीं देखते हैं कि अपने ख़ानदान में कौन मुस्तहिक है। अक्सर लोगों को ये मसला पूछते हैं हमसे, लोग कहते हैं कि हम रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। एक जनरली एक लोगों के जहन में शायद ये कॉन्सेप्शन के हम ज़कात अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह शायद वो समझते हैं कि एक मसला आता है कि आप अपने वालिदैन को और आप अपने शौहर बीवी को या बीवी शौहर को, इसी तरह अपने औलाद को, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए समझ लीजिए एक मसला वो ये है कि उसूल और फ़ुरू को आप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं दे सकते हैं, बाकी डोनेशन दे सकते हैं। बाकी हर तरह से दूसरे मदों से, खैरात से, अतियात से आप उनकी मदद करें। इसी तरह हम ये मशवरा बताते हैं कि अगर आपने कोई सैयद ख़ानदान ढूंढा हुआ है तो वो सैयद को आप ज़कात तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि ज़कात ही देनी है उनको, आप दूसरी मद से दे दें। आप उनको सदका खैरात के और बहुत सारे अतियात के यानी फंड्स हैं तो उनमें से दे दें। तो ये अब इसमें सिर्फ उसूल को छोड़कर और फ़ुरू को छोड़कर, उसूल से मुराद बाप, दादा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये, और फ़ुरू से मुराद पोता, पोती, बेटा, पोता और पोती या बेटी, ये जो नीचे के उसूल हैं और ऊपर के, इनको छोड़कर आप सब रिश्तेदारों को दे सकते हैं जिनका ताल्लुक, जैसे भाई है, बहन है, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, मामू हैं, चचा हैं, मामू, चचा, ये जितने हमारे रिश्तेदार हैं इनको देने के 2 फ़ायदे हैं। एक, यानी रिश्तेदारों में ढूंढकर अगर आप सदका खैरात ज़कात दे रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, तो इसके 2 फ़ायदे हैं, और ये दोनों फ़ायदे हदीस में ज़िक्र हैं। हदीस में कहा गया है कि एक तो वो सिला रहमी का अजर मिलेगा, और सिला रहमी की फजीलत ये है कि उससे उम्र भी बढ़ती है और उससे रिस्क में भी इजाफ़ा होता है। बल्कि हदीस में ये कहा गया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी उम्र में इजाफ़ा हो और मेरे रिस्क में बरकत हो तो उसको चाहिए सिला रहमी करें।
और ये सिला रहमी का सबसे आला दर्जा है कि आप पहले हकदार अपने रिश्तेदारों में से ढूंढें। दूसरा सिला कि आपकी जो ज़कात है, आपको पता है रिश्तेदार का आमतौर से हमें इल्म होता है, किसी दूसरी जगह ज़कात देते हुए हम भी घबराते हैं, लोग हमारी मदद लेते हैं कि आप इनकी वेरिफिकेशन करके दें कि ये एलिजिबल है ज़कात के लिए या नहीं है, क्योंकि ये भी एक मसला है कि अगर आपने मुस्तहिक के ज़कात को बग़ैर गैर मुस्तहिक को यानी नॉन एलिजिबल को अगर आपने दे दिया, और वो ऐसा ज़कात का मामला ऐसा था कि आपने दे दिया बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के दे दिया, और बाद में पता चला कि वो शख्स ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं है, मतलब उसने हमें कहा, हमें लगा कि ये एलिजिबल है हालात से और हमें लगा मुस्तहिक। ये तो नियतों के मामला हो गए। हाँ, नियतों के मामला थे, मगर शरीयत ने ज़कात के मामले में थोड़ा सा इजाफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी थोड़ी सी तहकीक करने का हुक्म दिया है। और शरीयत कहती है कि बाकी सदक़ात आप सबको दे सकते हैं, ज़कात के मामले में आपको किसी को चूँकि मालिक बनाकर देना होता है, तो आप मालिक बनाकर उस शख्स को देंगे जो मुस्तहिक ज़कात हो। और वो अब इतनी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा उसका खाता चेक करें, हम उसके अकाउंट चेक करें, हम उसको ऊपर से नीचे सारी उसकी वेरिफिकेशन, ऐसा नहीं शरीयत ने पाबंद किया। मोटी मोटी चीज़ें हैं, बस ये देखना होता है कि क्या इसकी मिल्कियत में एक्स्ट्रा चीज़ों छोड़कर इसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की कोई रकम मौजूद है। इतनी तहकीक, अब किसी गैर की तहकीक करना थोड़ी मुश्किल होती है। अपना जो अजीज़ करीब रिश्तेदार होगा उसका आमतौर से सबको पता ही होता है कि यार इसके हालात क्या चल रहे हैं, वो और जगहों से भी खबरें आई जाती हैं कि इस वक्त इसके हालात, हाँ, पूरे साल का पता होता है ना, अपने लोगों का पता होता है, तो वहाँ देने में ज़्यादा हकदार को पहुँचना ज़्यादा आसान है। एक तो हकदार को पहुँचना ज़्यादा आसान है, दूसरा मैंने बताया सिला रहमी है, तो आपकी ज़कात भी अदा हो गई और आपकी सिला रहमी होगी। फिर दूसरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के हुकूक आते हैं कि आप उनको दें, क्योंकि इन सब के भी हुकूक है, रिश्तेदारों का हुकूक है सिला रहमी करना, पड़ोसियों का हुकूक है कि आप उनको जो है पड़ोसियों के हुकूक अदा करना है, फिर मोहल्ले वाले हैं, इलाके वाले हैं। इवन यह भी फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी इलाके में मुस्तहिक ज़कात है तो आप जाकर किसी और शहर में सखावत नहीं कर सकते, आपको उसी शहर के अंदर रहना है, उसी शहर के लोगों का हक पहले है। तो इसको कहते हैं यानी ट्रांसफ़र करने या ज़कात यहाँ से वहाँ, ये भी अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, अगरचे जायज़ है लेकिन पसंदीदा नहीं है। शरीयत ये कहती है कि आप जिस जगह रह रहे हैं पहले उस जगह के फ़ुक़रा मसाकिन को आप अच्छी तरह ज़कात दे दें, यहाँ सब लोग निपटा दिए, फिर आप बेशक किसी और शहर में जहाँ ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं आप वहाँ पहुँचाएँ। बिल्कुल। अच्छा, ज़कात की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़कात में एक चीज़ ये बड़ी आती है, काफ़ी दफ़ा सवाल ये उठता है कि ज़कात को देना, क्या ज़कात का बता कर देना ज़रूरी है? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़कात, आपने जब ये तहकीक कर ली कि ये शख्स एलिजिबल है, क्योंकि ज़कात में बस हम यानी मसला समझने के लिए बता रहा हूँ कि ज़कात किसी शख्स को दी जाएगी और वो मुसलमान शख्स होगा और मुस्तहिक शख्स होगा। किसी इदारे को या किसी लोगों के बिहाफ पर लेते हैं वकील बनकर, किसी मस्जिद या किसी ट्रस्ट को आप बराह रास्त इस तरह ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मिल्कियत ऑन नहीं होती। जब किसी शख्स को देंगे, मालिक बनाकर देंगे और आपको पता है ये मुस्तहिक की ज़कात है, तो आप उसको किसी नाम से भी दी जा सकती है। आप उसको ईदी कह सकते हैं, आप उसको हदिया कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं ये तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, ये आपके लिए रमज़ान का गिफ्ट है, ये आपके लिए ईदी है, जिस नाम से भी दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी नीयत होनी चाहिए। इसमें बस दो चीज़ें आदमी को देते वक्त याद रखनी चाहिए। वो एक तो ये कि जब ज़कात इसके दो तरीके हैं, जब ज़कात दे रहा हो उस वक़्त नीयत हो, और या जब अपने माल में से कैलकुलेशन करके ज़कात की अमाउंट अलग कर रहा हो, डिडक्ट कर रहा हो, तो उस वक़्त अलग करते वक्त कहे कि ये जो माल मैंने अलग करके रखा है, ये फ़ंड ये मेरा ज़कात है। तो ये अब फिर उसमें से देता रहे, जिसको भी किसी भी तरह देते रहे, अलग अलग नियत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरा ये अमाउंट मैंने अलग कर दिया है, ये ज़कात का अलग कर दिया है, तो जो अलग किया माल है उसमें से आप जैसे चाहे खर्च करें। और ये नहीं कर सकते हैं, इसमें एक छोटा सा मसला है, साथ वो मैं यही वजाहत कर दूँ। अगर किसी ने किसी को कर्ज़ दिया और जिसको दिया वो मुस्तहिक की ज़कात है, और आपको पता है कि ये मेरा अजीज़ है, ये मैं इसको जानता हूँ और ये दोबारा कर्ज़ वापस कर भी नहीं सकेगा, बाद में ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं इसको ज़कात में से ही डिटेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको ज़कात में कंसिडर कर मैं इसका जो है ना ये कर्ज़ माफ़ कर देता हूँ। तो कहते हैं अब आप नहीं कर सकते, पहले कर्ज़ दिया था, उस वक़्त देते वक्त ज़कात की नीयत नहीं थी और ना उस माल में से दिया जो मैंने अलग किया हुआ है,
तो चूंकि दोनों बातें नहीं है अब नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि एक शख्स आया मेरे पास और वो मुस्तहिक ज़कात और वो मुझसे कर्ज़ मांग रहा है और मेरे पास पहले से माल भी रखा हुआ है, या मैं अब अपने माल में से निकाल के देते वक्त उसको ऐसा कर्ज़ हसना दूं कि वो तो कर्ज समझ रहा है मगर मेरी नीयत है कि मैं इसको ज़कात के पैसों में से दे रहा हूँ, मैंने इससे लेना नहीं है। तो कहते हैं ये भी वो मांग रहा है कर्ज, अब देखें कर्ज मांग रहा है और मेरी नीयत है कि मैं उसको ज़कात ही दूंगा, कर्ज़ हसना देते, कर्ज़ हसना ज़कात की मद में से दूंगा। तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी, मुझे कोई उससे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं उस माल में से दूं या अपने किसी माल में से देते वक्त कहूँ, चाहे मैं एडवांस ज़कात निकाल रहा हूँ, एडवांस ज़कात भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लोग हमसे इस दिनों में पूछते रहते हैं, इसलिए हमने भी जिक्र कर दिया। अक्सर लोगों को इनका पता नहीं होता, वो ये सोच रहे होते हैं मैंने फलां को कर्ज़ दिया हुआ है और वो चूँकि मेरा कर्ज़ है तो मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते अब, क्योंकि याद रखें कि देते वक्त नीयत होनी चाहिए। आपके दिल में नीयत हो, आपको अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका इजहार करें या फ़ोटो सेशन में बताएं या लिख कर लगाएं कि हाँ ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देते वक्त उनको हदिया, गिफ्ट और किसी भी तरह कह के दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रकम की सूरत में ही दें, आप किसी तोहफे की सूरत में भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, आपने कहा कि ये एक और सवाल है ज़कात के हवाले से कि क्या हम सिर्फ कैश ही दे सकते हैं या राशन ही दे सकते हैं। तो नहीं, इसका जवाब ये है कि आप कुछ भी दे सकते हैं। ज़कात के फ़ंड से आप मुस्तहिक की जो भी ज़रूरत है वो ख़रीद के उसको दे सकते हैं और उसको कैश दे के भी कह सकते हैं कि आप जो चाहे ले लें, चूँकि अब उसकी मिल्कियत है। जब आपने उसको मालिक बनाकर एक रकम दे दी है, वो चाहे उससे खाना ले या चाहे उससे 16 प्लेट ले अपनी ज़रूरत के, तो वो ले सकते हैं। कल ही किसी ने मसला पूछा कि क्या मैं 16 प्लेट लेके किसी मदरसे में ज़रूरत है वहाँ दे सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा नहीं, इस तरह बराह रास्त नहीं दे सकते हैं। आप इदारे को बच्चों के ब्याह पर मालिक बना के दे दें और उनसे कहें कि अपनी हर ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को इस वक्त 16 की ज़रूरत है तो 16 प्लेट ले लें। बिल्कुल, तो वो मालिक बनाना ज़रूरी है, ये है अच्छा। असल मसला। अच्छा, ये भी हम ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि जो ज़कात का जो ड्यूरेशन है, जो किस ड्यूरेशन से स्टार्ट होती है और किस पर ख़त्म होती है, वो भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि हर किसी की जो ख़रीदारी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप अपना प्लॉट ले रहे हैं, चाहे गोल्ड ले रहे हैं या चाहे आपके पास कैश रखा हुआ है, तो उसकी पूरे साल में जो है वो यूज़ रहता है। आपने प्लॉट अगर फ़लाँ टाइम को आपने या फ़लाँ डेट को आपने लिया है, दूसरे महीने में लिया है, तो आपका वो कब हो जाएगा कि जी अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जी, इसके लिए याद रखें कि हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। शरीयत ने बस 4 माल ऐसे बताए हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है जब उन पर साल गुजर जाए। तो इस साल गुजरने की थोड़ी सी तफसील है जो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि जो 4 माल कौन कौन से, उनमें से एक है गोल्ड, सोना, फिर सिल्वर यानी चांदी, और तीसरा है कैश किसी भी शक्ल में हो, और चौथा है माल तिजारत। ये माल तिजारत तो ताजरों के पास होता है, दुकानदार और जिसके पास कोई अपनी फैक्ट्री है। आम लोगों के पास माल तिजारत नहीं होता। आम लोगों के पास ये 3 माल ही होते हैं, सोना रखा होता है, चांदी रखी होती है या कैश होता है। अच्छा, माल तिजारत में फिर ये प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं? जी, प्रॉपर्टी भी आती हैं, उसकी भी मैं तफसील बताता हूँ। वो होती है, लेकिन वो भी ज़्यादातर उन लोगों के पास होती है जो स्टेट एजेंसी वाले लोग हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी है। आम तौर से जो आम हमारे तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो उमूमी तौर पे जो प्लाट वगैरह लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। वो ये होता है कि मैं फ्यूचर में देखूंगा कि ये कभी अच्छे रेट मिले तो बेच दूंगा। बिल्कुल ऐसे होता है हमारे यहाँ, ये होता है लोगों का बिजनेस ही है कि मतलब बैरियर टाउन में मैं नाम ले रहा हूँ, बहरहाल नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उनका मकसद ये होता है कि अच्छे रेट मिल गए तो बेच दूंगा, जगह मुनासिब आबाद हो गई तो अब घर बना लेंगे, वरना कभी किसी मौके पे काम आ जाएगा कभी। तो वो बेचने की नीयत नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है माल तिजारत के लिए कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उस बेचने की नीयत से खरीदी हो। और दूसरी शर्त यह है कि जिस वक्त ज़कात निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा साल टाइम आ गया है, उस वक्त भी वो नीयत बरकरार हो। अगर उससे पहले आपने वो प्लॉट ख़रीदा और नीयत वाज़े नहीं है कि मैं बेचूंगा, ख़रीदूंगा, इसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं हम प्लॉट का कि अगर आपका काम है स्टेट एजेंसी का और आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मैंने ये प्लॉट बेचना है, तो यकीनन वो तो इसी नीयत से ख़रीदा होता है कि मैंने आज मुनाफा रख के कल अच्छे रेट में बेच देना है, और वो उसकी नीयत आखिर तक रहती है। तो उसके लिए तो ये माल तिजारत है।
लेकिन अगर मैं लेने जाऊँ प्लॉट और मेरी नीयत नहीं है कि मैं कल बेचूँगा, मेरी नीयत ये है कि मैं देखूँगा, हो सकता है इस पर कोई गोदाम बना दूँ, हो सकता है इस पर कल को तामीर कर लूँ, हो सकता है मैं कल को किसी बच्चे के काम आ जाएगा मेरे, ये हो सकता है मैं इस पर घर बना लूँ, हो सकता है मैं फलां बच्चे की शादी के मौके पे बेचूँगा। तो ये चूँकि इंटेंशन यानी वाज़ेह नहीं है, जब वाज़ेह नहीं है तो शरीयत कहते हैं ये माल तिजारत नहीं है, क्योंकि इसमें वो 2 शर्तें जो मैंने बताई है ना, आपने हर चीज़ में बस 2 शर्तें देखनी है। एक ये देखना है कि जिस वक्त लिया था बेचने की नीयत से लिया था और अब तक वो नीयत बरकरार है, तो जिस चीज़ में ये ना हो तो वो माल तिजारत नहीं बनता है। हम ज़रा पहली चीज़ों पे आ जाते हैं। माल तिजारत तो एक अलग मसला है, क्योंकि वो ताजरों के साथ है, तिजारत और कंपनी ट्रेड के साथ है। ये जो 3 चीज़ें हैं, सोना, चांदी और कैश किसी भी सूरत में हो, इसी तरह सोना भी किसी भी शक्ल में हो, गोल्ड, और सोना किसी भी पर्पज़ से हो, यानी एनी पर्पज़ हो, और कहीं भी रखा हो, आपने घर में रखा है, लॉकर में रखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो चाहे इस्तेमाल का है चाहे गैर इस्तेमाल का, यानी जूली है या वो बिस्कुट है या डली है, जो भी है, तो किसी भी फॉर्म में हो, सोना बस होना चाहिए। वो सोना शामिल हो जाएगा ज़कात में। यही मामला सिल्वर का है, चांदी भी किसी भी शक्ल में रखी हो, किसी भी पर्पज़ से रखी हो, इस्तेमाल में है नहीं है। इसी तरह कैश का भी यही मामला है कि कैश आपने इवन हज के इरादे से रखा हो कि मैंने हज पे जाना है और मैंने 20 लाख 15 लाख हज के लिए रखे हुए हैं, तो अगर ये भी हज के इरादे से भी रखा हुआ या किसी ने शादी या बच्ची की शादी के लिए रखे हुए हैं, तो वो भी कैश अगर आपके पास है, ज़कात के दिन जिस दिन आपने हिसाब करना है, और वो इसका हिसाब यूँ होता है कि जब एक दफ़ा कोई आदमी साहिब निसाब बनता है जिस दिन भी, और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आप खातून हैं तो आमतौर से ख़वातीन जो हैं वो उस वक़्त बनती हैं जब उनकी शादी हो जाती है, तो उनकी मिल्कियत में अक्सर सोना आ जाता है, महर आ जाता है, महर की रकम आ जाती है। या अगर वो काम करने वाले खातून हैं, जॉब करने वाले, तो जिस दिन से अच्छी सैलरी पहले मिल जाती है और वो बचत रहती है। तो जब आज के दौर में, जैसे अभी मैं अगर करंट आपको बताऊं, निसाब है 1,80,000 के करीब का, 79 है, आप उसको 80 कंसिडर कर लें, तो अगर 1,80,000 की रकम किसी के पास अभी इस दौर में आ जाए, फिर अगले साल भी यही निसाब मसलन 80 हो, तो 1,80,000 का अगले साल भी है। बीच में निसाब कम ज़्यादा होता रहा, बीच में सोना बेच दिया, ख़रीद दिया, या कम हुआ ज़्यादा हुआ, कैश अकाउंट में गया आया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। साल के शुरू में आपके पास साहिब निसाब आप हो जाएं, जब भी हो जाएं। आमतौर से लोग जब पहली सैलरी मिलती है वहाँ से हो जाते हैं, या अचानक कहीं से विरासत का या हदिये का कोई बड़ा अमाउंट आ जाता है जैसे किसी की मिल्कियत में, तो वो साहिब निसाब बन गया। तो वो साहिब निसाब अब साल में कम बेश हो रहा है, कमो बेश हो रहा है, किसी महीने में ज़्यादा, किसी महीने में कम, लेकिन साल के आखिर में फिर साहिब निसाब है। तो इस शख्स को साल के आखिर में ये देखना होगा कि मेरी मिल्कियत में इस वक्त सोना, चांदी, कैश या माल तिजारत, इन सब की मैं कीमत लगाऊं और उनको जमा कर लूं। जमा करने के बाद अब जो मेरे ज़िम्मे जितने भी लाइबिलिटीज़ और कर्जे हैं जो खड़े हुए हैं मेरे ज़िम्मे, उनको माइनस कर दूँ। यानी मैंने भी तो कर्जा लिया होगा ना किसी का, कोई महीने के खर्चे देने होंगे, महीने के बिल देने होंगे, महीने के यूटिलिटी बिल भी होंगे, किराया भी होगा, उन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको आप जो है ना 40 पर तकसीम कर लें, तो वो 2.5% निकल आएगा। ये अमाउंट है ज़कात का, ये आपने बांटना है, जो इतना सही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने बहुत तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बताया जितने भी मुश्किलात और सवालात होते हैं ज़कात के हवाले से, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, बहुत से छोटे छोटे मसाइल भी होते हैं जो नाज़रीन हमारे पूछ रहे होते हैं, या हम उनको मालूम करने की ज़रूरत होती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत देंगे। और नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने मेहमान से।
आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं सिर्फ नाम लूँगी और आप लोगों को उनकी खिदमत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से डॉक्टर फरहान ईसा, मैंने आपका तारुफ शायद पूरा नहीं कराया, आपको तो अब माशाल्लाह रैंक इन यूनिफॉर्म्ड कमांडर डॉक्टर फरहान ईसा कहा जाना चाहिए। जब आप कि हम इस रैंक की बात करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन को इस बारे में नहीं मालूम। हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे तकरीबन साल में 100 से ज़्यादा अवार्ड या रिकॉग्निशंस मिलती होंगी, क्योंकि हम पार्टिसिपेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और सच्ची बात है, बहुत सारे अवार्ड तो मेरी टीम जो काम कर रही होती है तो मुझे मिल जाता है उसका, कहते हैं ना कैप्टन को। बट ये वाला जो मुझे रिकॉग्निशन दी है पाकिस्तान नेवी ने, ये मेरे ख्याल से आज तक मुझे कोई भी चीज़, ये सारों को कलेक्टिव भी कर दिया जाए ना, वो इस ऑनर या प्रेस्टीज के से को मैच नहीं कर सकती जो मुझे फ़ील होती है। ऑल्दो मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिसने भी मुझे अप्रिशिएट किया या रिकॉग्नाइज़ किया, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ फिनोमिनल फॉर मी। और पाकिस्तान नेवी को मैं थैंक यू भी कहता हूँ, और उन्होंने जो रैंक दी है जो ऑनरी कमांडर की, वो इट्स नॉट ओनली अ बिग ऑनर बल्कि मेरी फैमिली के लिए, बट आई थिंक कि ये जो अप्रिसिएशन है फॉर जब हम मिल के काम करते हैं, जिसको वो लोग देख रहे थे, ये बहुत ही एक दूसरों के लिए भी एक जो है मशले राह है। मैं समझता हूँ हमारी जो फोर्सेस ओवरऑल हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, इवन पुलिस हो, वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए और बहुत सेक्रीफाइसेस भी दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान नेवी की बात करें तो जितने फ्लड्स आते हैं या कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो वहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो सबसे पहले पहुँचती हैं, और नेवी तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, स्पेशली इन द कोस्टल कम्युनिटीज़ के अंदर, जहाँ पे जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जहाँ पे ना पानी है, हालांकि समंदर है उनको, लेकिन पीने का पानी नहीं है, ना एजुकेशन है उनके पास, ना उनको, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ना हुनर नहीं है। सो हमने इनके साथ काम कर रहे थे तो और वो उसकी खासतौर पे कोविड में जो काम किया हमने, कोविड में जो है वो दरमांजा में उर्मारा में मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी की लैब खोली, और जिसकी वजह से तकरीबन 300 किलोमीटर के रेडियस में जो हेल्थ फैसिलिटी जो वहाँ के बलूचियों को मिल रही थी वो सिर्फ नेवी प्रोवाइड कर रही थी। सो एनीवेज, अब इस रैंक के साथ थोड़ा सा ब्रिज भी बनते हैं, और अंदाज़ा होता है जब से मुझे यूनिफॉर्म मिला, पहनने का एक ऑनर मिला, और मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हमारी फोर्सेस कर रही हैं, और नेवी का, आर्मी, और ख़ास तौर पे जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता कितने अच्छे काम जो है ना वो कर रहे हैं, और आई मीन इट्स अ फिनोमिनल थिंग। तो आई थिंक कि इससे हम थोड़ी सी आगाही भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं, और वो भी तो हमारे से ही है ना, हमारे ही बहन भाई हैं जो फोर्सेस के अंदर हैं। तो आई थिंक कि उनके साथ मिल के काम करके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, और उनकी अप्रिसिएशन हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी शान है, और यकीनन हमें उनके बारे में तो शायद उनके CSR के बारे में या उनकी हेल्प जिस तरह से वो कम्युनिटी को कर रहे होते हैं हमें शायद ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे उनकी इस काम को उजागर करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो आप जैसे लोग जैसे जैसे सामने आते जाएंगे उनके काम को और हम उजागर करते जाएंगे। अच्छा, हमने बात करी कम्युनिटी बिल्डिंग की और वेलफेयर की, एनरिचमेंट की, इसमें आपका बहुत बड़ा स्कोप है, आपका स्कोप ऑफ वर्क जो है बहुत मैग्नानिमस है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हालांकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन जो ऐसी जो आपके दिल के करीब हैं और जो ऐसे काम जो आजकल बड़े फिनोमिनल हो रहे हैं उसको ज़रूर आप बताइए। देखिए, एक जो हमारी बहुत दिल के करीब मेरे भी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी है, वो वीमेन एम्पावरमेंट है, और उसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9,500 से ज़्यादा लेडीज़ को मोटरसाइकिल चलाना सिखाया है, और अब जो ये मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है, और अब इतना अच्छा हो गया है कि उनके अपने अपने छोटे छोटे क्लब्स बन गए जिसमें वो लोग सिखा रहे हैं, तो इस तरह से उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हो गई है और दूसरी लड़कियां, लेडीज़ भी एम्पावर्ड हो रही हैं। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो समझे मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके 2 पहिए हैं, जब तक दोनों पहिए नहीं चल रहे होंगे तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। उसी तरह से मर्द और औरत उस मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं। अगर 50% पॉपुलेशन घर बैठी हुई है, पढ़ी लिखी भी है, स्किल्स भी हैं, और वो काम ही नहीं कर रही है, तो एक पहिए पे बोझ भी आएगा और वो उसका डिलीवर भी नहीं कर सकता। और अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर एक घर भी अच्छी तरह से चल सकता है और एक एक पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब पहले हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं उनके साथ सिखा रहे हैं। मसलन अरशद वली मोहम्मद मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म थे और जुल्फ़िकार अली शाह भी हैं, तो उनकी ऑफिसर्स को सिखाया। फिर
कलेक्टर थे कस्टम्स के नदीम मेमन, असदुल्ला लाड़े, उनके साथ कस्टम्स की लेडीज़ को सिखाया। तो इस तरह से अब इंस्टीट्यूशनलाइज भी हम सिखा रहे हैं और मकसद यही है कि उनको एम्पावर किया जाए, वो आराम से आ सकें। एक और चीज़ है कि ज़ाहिर है कि थोड़ा सा हैरेसमेंट का चैलेंज होता है। मोटरसाइकिल पे आप स्टार्ट किया, आप सीधे ऑफिस पहुंच गए, टाइमिंग्स भी मेंटेन रहती हैं और हैरेसमेंट के चार्जेस, लेडीज़ तो वैसे भी मोटरसाइकिल पे बैठती तो है ना, मतलब कोई नई चीज़ तो है नहीं। एक और चीज़ सबसे ये कि जैसे मैं आपको बताऊं, जब शुरू में हमने ये स्टार्ट किया तो उनके भाई और हस्बैंड्स हमारे पास आ गए कि आप ये क्या सिखा रहे हैं। अच्छा, अब उल्टा हिसाब है, खुद लेके आते हैं लेडीज़ को, क्योंकि उनको पता चला जो पहले थोड़े से वो ज़रा रोक रहे थे, उन्होंने कहा अब तो कि हमें इतनी प्रॉब्लम थी, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, फिर जॉब से दोपहर में निकल के स्कूल से बच्चों को पिक करते थे, घर छोड़ते थे, फिर वापस जॉब में जाते थे। उसके बाद जब घर थके हुए आते थे तो बेगम कहती थी ये ख़रीदना है, चलो मार्केट लेके जाएँ, ये करें। तो और अब तो ये होता है कि हम घर जब आते हैं तो बच्चे को भाई बीवी देख चुकी होती हैं और खाना सौदा सल भी ले जा चुकी होती हैं और बहुत खुश भी होती हैं। सो यू नो, सो दैट्स एक बहुत एक एम्पावर्ड फीलिंग है। दूसरी चीज़ जो हमारे बहुत दिल के करीब है वो जी प्रिजन रिफॉर्म्स थे। तो हमने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे असाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने एज ओवरसाइट कमेटी का कन्वीनर फॉर मलीर प्रिजन्स इन 2018 एंड 19। तो सुप्रीम कोर्ट जो के चीफ जस्टिस थे वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे। तो खैर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। वो उसमें एक तो ये था कि पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, तो हमने रोटरी इंटरनेशनल के थ्रू वहाँ पे सोलर पावर्ड आरओ प्लांट्स लगाए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो जो लोग जो वहाँ पे इनमेट्स थे उनको लीगल कवरेज नहीं मिल रही थी, वो हमने करवाई। फिर बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं, थोड़े से पैसे 500, 1000, 1500 की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते। तो हमने फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया, उनको प्रिजन्स लेके गए और वो फ़ंड जमा किया कि उनको रिलीज़ किया जाए, कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि चैलेंज क्या था मैं आपको बताऊं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग 5000 रुपये ना देने की वजह से 6 मंथ सर्व कर रहे हैं, तो वो अकेले इसमें नहीं है, वो तो 6 महीने सर्व कर ही रहे हैं, यानी कि उनकी फैमिलीज़ के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अनफॉर्चुनेटली द लेडीज़ वर गोइंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो जब हमने ये काम निकाला उनको बाहर, तो ये वाला प्रोसेस अनफॉर्चुनेट जो था ना वो भी सॉल्व हो गया। तो कभी कभार चीज़ें बहुत डीप होती हैं। और फिर हमने इन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे पास माशाल्लाह कराची में 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें 4000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं उस एसोसिएशन के अंदर। तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन सबको जो पैटी क्रिमिनल्स थे उनको ट्रेनिंग दी और उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करी। तो हमने तकरीबन 9500 जो इनमेट्स थे जिनको रिलीज़ किया गया उनको जॉब्स भी प्रोवाइड हुई, क्योंकि इस तरह से वो इनमेट जो हैं वो कम्युनिटी का जो है अब हिस्सा बन सकते हैं, जो कि डिलीवर भी कर सकता है कम्युनिटी का एक पॉजिटिव पार्ट में। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि जो प्रिजन से निकलते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये याद आता है कि उनकी एक्सेप्टेंस दोबारा सोसाइटी में नहीं होती और उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। जी, दूसरी चीज़ ये हुई कि इधर जो है ना वो जो है पैटी क्रिमिनल्स भी के अलावा जो है बहुत सारे फॉरेन प्रिजनर्स थे, और फॉरेन प्रिजनर्स थे जो कि उनकी सज़ा जो ख़त्म हुए वे भी 2 साल ऊपर हो गए थे, लेकिन किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है उनको निकालने के अंदर। तो मैं इसमें बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उस ज़माने में हमारे जो इधर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे ब्रिगेडियर फैसल नज़ीर, अभी वो माशाल्लाह मेजर जनरल हैं, उनको फिर इन्वॉल्व किया गया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी कंट्री के अंदर हैं और हमें तो हमारी कंट्री ह्यूमेन कंट्री है जो दूसरों का ख्याल रखती है, और फिर उन्होंने हेल्प की तो वो भी रिलीज़ होना शुरू हो गए। तो देखें कैसे आप, इसमें हुआ ये कि हमें इधर पहली दफ़ा मालूम हुआ कि गवर्नमेंट जिसमें पुलिस जेल के ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री हो गई और हम सिविलियन कम्युनिटी कैसे मिल के काम कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि जो लोग जॉब्स पे लगाने से के लिए इनको कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अब माशाल्लाह प्रिजन्स के अंदर, जेल का नाम तो चेंज हो गया, प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी हो गया है, और ये मैं बताऊं सिर्फ सिंध है जिसमें प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी यानी कि इस्लाह घर। तो जो इनमेट्स हैं उधर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए, सिलाई कढ़ाई करना, मोबाइल फ़ोन रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर, पेंटिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, कि जब वो निकलें बाहर तो वो इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, कि जब वो बाहर निकलें तो वो काम कर सकें, अपना एक जॉब को कर सकें, क्योंकि उनकी कोई स्किल्स नहीं है। तो ये प्रोसेस ये जो था हमारे बड़े दिल के करीब था और है अभी तक, और हम इसमें एफर्ट्स करते रहते हैं। इसी तरह से विमेन प्रिजन्स में हमने लाइब्रेरी बनाई, DIG शीबा शाह हैं, इस वक्त IG काजी नज़ीर हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। और देखें एक दफ़ा जेल में, अच्छा जेल में एक और चैलेंज है क्योंकि हमारे पास कोर्ट्स बहुत कम है। तो प्रिजन में क्या है कि अगर 7500
जो है प्रिजनर्स हैं तो कैपेसिटी 2500 की है, नए प्रिजन्स बने नहीं हैं, और तो हमें, और उसमें से 4000 प्लस जो है ना वो अंडर ट्रायल होते हैं, इनके ट्रायल्स भी लंबे होते हैं क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है। तो इसलिए अब हम जो दूसरी चीज़ कर रहे हैं ये पार्ट के बाद, वो अब हम मीडिएशन को बहुत इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि मीडिएशन जो है ना वो होती है, एक तो जुडिशरी होती है जिसमें जजेस राइट एंड रॉन्ग का फैसला करते हैं, वो तो बहुत रश हो गया उनके पास। उसके बाद आर्बिट्रेशन होती है और मीडिएशन होती है। मीडिएशन ये होती है कि विन विन सिचुएशन को क्रिएट करना। तो अगर दो लोगों की लड़ाई है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो आप बैठ के दोनों को बिठाएं और विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, तो मीडिएशन से जो है वो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर पर्सनल जज हैं वो इसको बहुत इनकरेज कर रहे हैं और हम भी उनके साथ इसमें शामिल हैं, और IBA भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस तौर पे। अच्छा, इसके बाद जो है ज़ाहिर है कि जो सब बहुत हमारे दिल के करीब था, जो कि इंटरनेशनल कैलेमिटी आई थी, वो कोविड था। उस वक्त हमें मौका मिला, 5 कोर के कोर कमांडर थे जनरल हुमायूं, और जो GOC मलिक थे मेजर जनरल अकील, और ब्रिगेडियर शहजाद के साथ हमें मौका मिला कि ये भी एक फिनोमिनल काम हुआ जब सब मिल के काम करते हैं एज ए नेशन, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, और डॉक्टर जुनैद अली शाह को जो प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक एसोसिएशन के सदर हैं, और माशाल्लाह आर्मी की लीडरशिप में एक्सपो सेंटर गुलशन में 5 दिन के अंदर जो है वो कोविड सेंटर नहीं हॉस्पिटल में वो कन्वर्ट हुआ है, और ईसा लैब 2 दिन में वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और डॉक्टर ईसा लैब ने पहले दिन से लास्ट डे तक कोविड में जितने भी लोग उधर एडमिट हुए आए कोविड के अंदर, उसकी जो है फ्री डायग्नोस्टिक एक्सरे अल्ट्रासाउंड, माशाल्लाह हमें ये शर्फ मिला कि हम अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकें, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया पहले दिन से लास्ट तक। वो भी एक फिनोमिनल चीज़ थी जो कि मैं समझता हूँ कि आगे बहुत ज़्यादा लोगों को मैं समझता हूँ एक्साइट करना चाहिए। तो हमारे अलावा रेड क्रेसेंट, रोटरी इंटरनेशनल, आलमगीर वेलफेयर, सैलानी वेलफेयर, स्काउट्स, मतलब आर्मी और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम कर रहे थे। डॉक्टर ईसा लैब, हॉस्पिटल्स के लोग भी थे, इंडस हॉस्पिटल के, और ऐसे मर्ज करके काम किया इन सब में कि बेस्ट रिजल्ट्स इन द वर्ल्ड जो है था ना वो कोविड सेंटर जो कराची एक्सपो में था, जिसका नाम था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची। दूसरा रिकॉर्ड ये बना उधर माशाल्लाह जब सब ने काम किया। इसमें सारे जो लोग जो एडमिट हो रहे थे और जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे, किसी का रेस, कल्चर, क्लास, क्रीड, एथनिसिटी, कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते, कोई चीज़ मैटर नहीं करती थी, सिर्फ ह्यूमैनिटी और पाकिस्तानी। और इसका एक जो सबसे बड़ा एक और चीज़ लिखी कि दुनिया भर में जो हेल्थ प्रोवाइडर्स थे वो बीमार भी हुए और उनका इंतकाल भी हुआ दुनिया भर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर पे किसी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ईसा लैब का स्टाफ, डॉक्टर्स के अलावा आर्मी ऑफिशियल, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप ने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एक ग्रुप है जिसको लेड करते हैं दानिश अमान, उन्होंने तो बहुत सारा सामान सप्लाई करने में इसमें बहुत मदद की। किसी एक को भी कोविड नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब पाकिस्तानी यूनाइटेड होकर काम करते हैं ना तो रिकॉर्ड्स बनाते हैं और अनबिलीवेबल सक्सेस करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे दिल के करीब था और एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। फिर वैक्सीनेशंस हमने स्टार्ट करी तो ईसा लैब की सारी ब्रांचों में फ्री कोविड वैक्सीनेशंस हो रही थी, नादरा का भी एक्सेस था। तो देखें फिर गवर्नमेंट, मिलिट्री, सिविलियन कम्युनिटी की जो कोलैबोरेशंस हैं ये भी हमारे बहुत ये एक होलिस्टिक अप्रोच क्रिएट करती है। अच्छा, इसके अलावा भी आप जो है एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। देखिए, एजुकेशन के लिए हमें ना बच्चों को इलिटरेट होना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं दोनों को थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। तो एक तो हम लोग इनफॉर्मल स्कूल्स चला रहे हैं जिसके अंदर हम 18 साल तक के बच्चों को क्लास 5 तक का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, बेसिक्स, लेकिन अकाउंट्स, फाइनेंस, P&L कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसके साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे करी जाती हैं, टेबल मैनर्स कैसे होने चाहिए, आप जो है क्या कहते हैं टैक्सेस कैसे फ़ाइल किए जाते हैं, बैंक्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कि प्रैक्टिकल सी नॉलेज हो। उसके अलावा जो है जी हम समझते हैं कि हम जो है बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें वोकेशनल ट्रेनिंग बड़ी सी ज़रूरत है। हमें कारपेंटर्स की भी ज़रूरत है, हमें नहीं दुनिया भर को, इलेक्ट्रिशियंस की भी ज़रूरत है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा एक दोस्त है सर्जन US में है, वो कहता है कि हम एक अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं ना तो हमें $700 मिलते हैं।
ओके या ठीक है। और एक प्लम्बर जो है ना वो 2 घंटे के लिए आता है ना, वो $700 लेता है। ओके तो यू नो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। और हम इतनी छोटी छोटी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि एजुकेशन जो है, हम लेक्चर्स भी लेते हैं कि बच्चों को कि ना सिर्फ कि एजुकेशन दी जाए बल्कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी लाई जाए और एक पैट्रियाटिज़म भी लाया जाए। हमारा मुल्क के पास तो सब कुछ है, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, समंदर भी है, रेगिस्तान भी है। आई मीन ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर ब्लेस्ड नेशन है, माइंस मिनरल्स। और कहने का मकसद है कि अगर हम इनको वैल्यू दें और हम ये सोचें, क्योंकि आजकल जो बच्चों में चीज़ आ गई है, यूथ में मैं कहूँगा, वो ये है कि कोई भी काम करने से पहले वो सोचते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या फ़ायदा है, मैं ये करूँ मेरा क्या फ़ायदा है। सो इनको इससे पैराडाइम को शिफ्ट करना, और अगर आप कम्युनिटी को सर्व करते हैं और आप अगर अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं या अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, तो इट ऑलवेज मतलब आपका फार्मूला ही अप्लाई करेगा, इट विल कम बैक टू यू, आप ही का फ़ायदा होगा। सो दैट व्हाट पैराडाइम वी वांट टू क्रिएट इज़ कि इसी तरह से टीचर्स की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए भी हम बहुत काम करते हैं। हमने अवार्ड सेरेमनीज़ रखी हैं जिसमें टीचर्स को हम अवार्ड दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में अब तो बच्चे जो ना टीचर्स की इवैल्यूएशंस करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, थिंग्स आर मूविंग इन अ डिफरेंट वे, बट हम ये फील करते हैं कि हमारा कल्चर और दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर में डिफरेंसेस हैं। हमारा जो रिस्पेक्ट का कल्चर है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की तरह टीचर्स का, उसको हमें भी मदू रखना चाहिए। तो हम भी एक पैराडाइम क्रिएट करना चाहते हैं कि हर प्रोफेशन की इज़्ज़त होनी चाहिए और जिसके अंदर टीचर्स की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आना बहुत ज़रूरी है, लाइक स्पोर्ट्स हों, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हों, प्रोग्राम्स कैसे ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। हम अपनी लैब में भी इवन जितने लोगों की आप हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए मैंडेटरी है कि वो स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि उनका जहन खुलता है। जहन खुल जाए ना और आप पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है ना, और अपने पे बिलीव करें और अल्लाह पे भरोसा सिर्फ करें, तो कोई चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती। और पाकिस्तानीज़ आर एक्सेलिंग। इस वक्त भी हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो $4 बिलियन को क्रॉस कर गई है। बिल्कुल। और हमें पता, अच्छा एक और चीज़ भी हम चाहते हैं कि बच्चों को, यूथ को और सबको पता हो कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत ही अच्छा इदारा बना है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। वन विंडो ऑपरेशन है, इसके अंदर मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, पूरी जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का दुनिया में ऐसा रोल मॉडल बनेगा ये जो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं और उनने आइडेंटिफाई भी कर लिया है एरियाज़ ऑफ फोकस को, मतलब माइंस एंड मिनरल्स है, डिफेंस प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, और अब हम चाह रहे हैं कि हेल्थ में भी हो। तो एक और जो चीज़ मेरे दिल के बड़े करीब है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका नाम है साहिल इसका एक तो साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम पाकिस्तान नेवी के साथ मिल के सारी कोस्टल बेल्ट में काम कर रहे हैं उनकी मदद से। उनके पास तो देखिए लॉजिस्टिक्स भी हैं, उनके पास कम्युनिकेशन के मेथड्स भी हैं, और मैं कहता हूँ सारी NGO से कि भाई आप मिलिट्री के साथ या नेवी के साथ एसोसिएट हो जाएं। तो अभी क्या हो रहा है, बस कोई शख्स काम कर रहा है, लेट से किसी भी एरिया में साहिल पे या कहीं पे भी काम कर रहा है, एक काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन पे, उसके बराबर में काम कर रही है हेल्थ में, उसके बराबर में काम कर रही है वोकेशनल ट्रेनिंग में। सब अलग अलग जा रहे हैं गाड़ियों में, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। अब इसके पास भी ज़्यादा 3-4 कमरे खाली हैं, इसके पास भी 3-4 कमरे खाली हैं, ज़रूरत नहीं है 3-4 कमरे खाली हैं। अगर सब मर्ज हो जाएं, और इसीलिए जो है कोस्टल बेल्ट पे जो काम जो है ना लीडरशिप ऑफ साहिल वेलफेयर एसोसिएशन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान नेवी और कम्युनिटी इन्वॉल्व है, कि इसके बजाय कि आप अलग अलग चीज़ें बनाएं और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो, आना जाना, फिर सिक्योरिटी सबने अलग अलग रखी हुई है, वो नेवी प्रोवाइड कर सकती, तो सब मिल के काम करेंगे तो सबके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और स्ट्रेंथ बनेंगे एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से जो है वो और एक कलेक्टिव हमें रिजल्ट्स नज़र आएंगे कि जो प्रॉपर जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ प्रॉपर एक काम हो गया है। चले माशाल्लाह इतनी चीज़ों में आप बिज़ी हैं और इतना माशाल्लाह अच्छा काम आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बीइंग पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी, अपने लिए टाइम कहाँ निकल पाता है? हाँ नहीं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, में टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सबको यही कहता हूँ कि टाइम अगर आप मैनेज कर लेना तो मतलब
आपको लगेगा कि किसी भी एक शख्स का दिन जो है ये 72 आवर्स का है, जिस तरह से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की होती है। एक तो नंबर 1। नंबर 2 ये कि टीम की तरह काम करें। हम लोग जो है सब टीम की तरह, या तो फ्रेंड्स की टीम है या हमारी जो लैब में लोग काम करते हैं उनकी टीम है, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो हम मिल के जब काम करते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर्ड हो जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर साइल वेलफेयर के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मर्ज होते हैं, मसलन राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अब उनको तो एग्जैक्टली NICs पता है, उनके पास गाड़ियां हैं, वो दूर तक उनको आइडेंटिफाइड है, उनके पास मैपिंग हुई हुई है। तो अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपको तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको देंगे, आपको पता है वो ऑनेस्टली टेलर एंड तक डिलीवर करके तस्वीरें भी भेजेंगे आपको गूगल मैप के साथ। तो इस तरह से जब आप कोलैबोरेशंस करते हैं तो यू कैन डू मोर। इसी तरह से एक और बताता चलूँ, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छी है, जो मेरे दिल के करीब है, उसका नाम है समान शिफा फाउंडेशन। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली थर्मामीटर भी पाकिस्तान नहीं बना था, और हम सारी चीज़ें $2 बिलियन की हम इंपोर्ट से आते हैं हेल्थ की। और अब डॉलर जब ऊपर जाएगा 100 से 300 पे पहुंचा तो ज़ाहिर है वो इंपोर्ट सारी कॉस्ट बढ़ गई, तो हेल्थ बहुत महंगी हो गई है। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अंदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर हैं, लीडिंग ऑर्थोपीडिक सर्जन है, वो लीड कर रहे हैं, और उसमें हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही सारी चीज़ें बने। अच्छा, बनना शुरू हो गई, 28 आइटम्स बन गए, इवन ग्लूकोमीटर और वेंटिलेटर्स भी बन गए माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक के मोल्डर्स भी हैं, हमारे पास स्टील के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स हेल्थ के भी हैं, और लेकिन सब अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। तो समान शिफा भी वही काम कर रहा है कि सबको कनेक्ट कर रहा है, कि कनेक्ट करके और इन्वेस्टर्स भी हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, तो फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं तो हॉस्पिटलों को करती हैं ना, तो अगर ये प्रोडक्ट भी वो उधर बेच सकती हैं तो इसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर आवर इंडिजिनस पॉपुलेशन। और फिर अब उसके बाद ज़ाहिर है कि फैक्ट्री लगेगी जो इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, वेंटिलेटर बना रही है, तो लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और फिर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल इस वक्त $900 बिलियन से ज़्यादा की ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट है इंटरनेशनल। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर एक्सपोर्ट करे, जिसमें माशाल्लाह भी पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। सो ये भी हमारा है। तो मैं सबसे कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग अमेरिका को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके अंदर आप अगर ट्रस्ट करें और बिलीव करें और नेगेटिविटी और डिस्पेयर से बाहर निकलें। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि इस वक्त जो है पाकिस्तान 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर से गुजर रहा है। वो ये है बेसिकली कि सब कुछ अच्छा है, अगर आज आप देखें सिक्योरिटी 10 साल से बेहतर है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट की तरफ मूव कर रही है, हमारी जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से अभी 12-13% पे आ गया, और इंशाल्लाह ताला वो भी कुछ अर्से में 8-9% पे एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन जैसे मैंने अभी कहा कि सिंगल डिजिट में आ गई है। एवरी इंडिकेटर इन पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव्ड। आप टीवी चैनल्स देखें, भरमार है टीवी चैनल्स की, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही हैं। आप जैसे स्टूडियोज़ इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच कर रही हैं। स्कूल्स की लाइन देखें आप, कितने स्कूल से, हम जब बच्चे थे कोई 4-5 स्कूल हुआ करते थे। रेस्टोरेंट्स आप देख लें वो बढ़ गए, बैंक्स देख लें कि बैंक्स हर एक, बल्कि इतने ज़्यादा हो गए कि हर 2 गली बाद वही बैंक की दूसरी ब्रांच आ रही है। एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, बट ट्रांसफॉर्म हो रही है, बैंकिंग भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिजिटलाइजेशन, एवरीथिंग, बट व्हाई आर वी सो नेगेटिव? तो व्हाट इज हैपनिंग के हमें एक पैराडाइम किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो दुनिया जो है ना, वो पाकिस्तान जो एक इस्लामिक पावर है विद अ न्यूक्लियर वेपन, उससे डरती है। हालांकि पाकिस्तान तो सबसे दोस्ती और बिजनेस ही करना चाहता है। exactly. तो वो एक ऐसा माइंड वॉश कर रही है लोगों को कि अब सब कुछ होते हुए लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं और पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये सब गलत है। आप प्लीज़ पॉजिटिव लोगों में बैठें, नेगेटिविटी को हटाएं। ये सोशल मीडिया और जो चीज़ इसको इन्फ्लुएंस आपको किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, बल्कि उससे अलग हो, अपने कौम पे, अपने मुल्क पे भरोसा करें। और एक चीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें अपने हर मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए। हमें जुडिशरी भी चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट चाहिए। हमें मिलिट्री, हमारे कंट्री को अगर किसी ने जोड़ के रखा हुआ है वो हमारी मिलिट्री है। हमारे पॉलिटिशियंस, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो कंट्री चलाते हैं बल्कि सारी ब्यूरोक्रेसी को वो चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, हम एक दूसरे को
को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान, मैं फोर्सी कर रहा हूं कि 2-3 साल के अंदर ही, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, आज आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको चलाइएगा, 2-3 साल के अंदर ही पाकिस्तान को आप बहुत ही ऊपर लेवल पे देखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर। और आप जैसे लोगों का साथ रहा तो यकीनन हमारे यूथ में पॉजिटिविटी भी आएगी और उनमें एंथुजियाज़म भी आएगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहें। और जैसे कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो देखनी चाहिए वो ये है कि जहाँ आपके रूट्स होते हैं ट्री वहीं ग्रो होता है। तो थैंक यू सो मच फरहान ईसा साहब, बल्कि कमांडर डॉक्टर फरहान ईसा साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ यकीनन हम और भी बहुत सी सिटिंग्स करेंगे, क्योंकि हमारे यूथ को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनको बता सकें कि नेगेटिविटी नहीं हो रही, यहाँ पर पॉजिटिव काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा हमने इतनी अच्छी बातें डॉक्टर फरहान ईसा के साथ करी, उनके डिफरेंट पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने देखा आज। और एवरी एस्पेक्ट हैज़ इट्स ओन टेंडेंसी टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी। और इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम देखेंगे हमारे किचन में क्या हो रहा है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम चलते हैं अपने किचन में और अपनी शेफ़ से मालूम करते हैं कि हमारे लिए इफ्तार में आज क्या प्रिपेयर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मिस ज़ोफ़िशा, दिस इज़ अमर अलीम। और आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके पास एक नई रेसिपी के साथ, जो कि एक ग्रीक रेसिपी है, जो कि ग्रीक क्यूज़ीन में आ जाता है। अच्छा, इसका नाम है चिकन गिरोज़। सही है, वैसे तो नॉर्मली इसको ट्रेडिशनली पीटा ब्रेड में बनाया जाता है, लेकिन मैं आज इसमें टॉर्टिलाज़ यूज़ करूँगी। तो इसमें वैसे हमारे पास काफ़ी डिफरेंट क्या कहना चाहिए, डिफरेंट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वैसे ये बेसिकली टाइप ऑफ रैप है, जो कि रैप्स होते हैं जिसमें हमारे जैसे शवारमा रैप आ जाता है हमारा, वैसे नॉर्मली जैसे हमारे रोल्स होते हैं, ये उस टाइप के रैप है हमारा ना। तो रैप्स के एक इसका क्या कहता है, अगर इसको आप किसी कैटेगराइज करना चाहें तो ये रैप्स हैं। और ये इसका नाम गिरोज़ है, जिसको हम जीरोज़ भी कहते हैं, GYROS, ये उसमें है। ये रेसिपी कुछ ऐसी है कि एक तो ये रमज़ान में आपके इफ्तार के टाइम में काफ़ी यूज़ हो जाती है। बाकी उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, वो अपने बच्चों को लंच भी दे सकती है। कि नॉर्मली जो है वो ख़वातीन काफ़ी परेशान रहती हैं कि भाई हम बच्चों को क्या लंच दें, बच्चे क्या लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चों का भी ये होता है कि वो अब नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो खा के थक चुके हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम तो मैगी नूडल्स भी ले जाते थे, जो कनौर के नूडल्स आते थे वो ले जाते थे, फ्राइज़ ले जाते थे, सब चीज़ें ले जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे भी कहते हैं नहीं भाई, वो आपको पता है वो लंच में जो है ना नगेट्स लेकर आता है, वो लंच में ये लेकर आता है, वो लंच में वो लेकर आता है। तो आजकल कंपटीशन ही बहुत है बच्चों का, पे सब मिलजुल के खाते हैं, चीज़ें होती हैं।
तो थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को भी इजी हो जाता है ऐसी रेसिपीज़ से। तो हमारी जो आज रेसिपी है चिकन गिरोज़, उससे मैंने ये वाले टॉर्टिलाज़ यूज़ किए हैं। मैं आप लोगों को कैमरा में शो कर देती हूँ। ये हैं रैपस्टर के टॉर्टिलाज़ जो कि बिग साइज़ में हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें चिकन है और हमारे वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा कुछ पिकल्स हैं हमारे पास जो कि गरकिन पिकल है, हैलोपिनोज़ है, और इसके अलावा हमने ऑलिव्स यूज़ किए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी सॉस है जिसको हम ऐसे तज़ाकी सॉस कहते हैं। मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ मतलब कंफर्म पता नहीं है। वैसे ये बेसिकली होती है जो नॉर्मल जो मीज़ प्लेटर होता है ना, अरबिक मीज़ प्लेटर, ये उसमें की एक मतलब है सॉस। तो हम इसको अपने मतलब इसमें यूज़ कर रहे हैं गिरोज़ में, चिकन गिरोज़ में। अच्छा, अब इसको कुछ लोग तज़ाकी सॉस भी कहते हैं, कोई इसको ज़ैज़की भी कहते हैं। मुझे खैर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब नहीं पता है, हम लोग इसको तज़ाकी सॉस कहते हैं। खैर, इसमें ग्रीक योगर्ट यूज़ होता है। आप चाहें तो एक नॉर्मल योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। लेकिन नॉर्मल योगर्ट में ये होता है कि आपको मतलब उसका जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो आपको उसका कम करना पड़ता है। हंकर या ग्रीक योगर्ट आप यूज़ हो सकते हैं। ग्रीक योगर्ट नॉर्मल मार्केट में ईजीली मिल जाता है, मतलब जो स्टोर्स होते हैं उसमें। अच्छा, हमने खैर इसमें ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है, और हमारी जो ग्रॉसरी थी वो हमें स्पॉन्सर की है नाइस मार्ट ने, और हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल्स थे काफ़ी फ़्रेश थे, चिकन हमारा काफ़ी फ़्रेश था, फिर योगर्ट काफ़ी मतलब अच्छा था जो हमारा ग्रीक योगर्ट था। उसके अलावा हमने इसमें दिल लीव्स वगैरह यूज़ किए थे, क्यूकम्बर यूज़ किया था। तो मतलब हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मतलब स्टाफ के हिसाब से भी उनका मतलब अच्छा था, मतलब जो उनका स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था और काफ़ी एजुकेटेड स्टाफ था। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी। और मैं ख़ुद से अब यही मतलब मैंने किया है, डिसीजन लिया है कि मैं वहीं से शॉपिंग करूँगी जब भी करूँगी अब। तो खैर, हम अपनी रेसिपी पे आते हैं। तो ये हमारे पास रैप्स हैं, और हम इसे खोल लेते हैं। चाहे तो ऐसे कट भी कर लें आप नाइफ से, या अपनी सीजर की हेल्प से आप इसे कट कर लें। ये वैसे फ्लावर टॉर्टिला होता है। आप चाहें तो नॉर्मल जो घर की रोटी होती है, जो चपाती हम जो कहते हैं, आप चाहें तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वरना जो पीटा ब्रेड आता है, आप चाहें तो पीटा ब्रेड को बेक कर लें घर में अगर आपको यूज़ करना है तो, अदरवाइज़ आप बाज़ार से ख़रीद लें। तो ये कुछ ऐसा होता है हमारा टॉर्टिला। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये एहतियात करनी होती है टॉर्टिलाज़ में जो मतलब होममेड नहीं होते, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, कि ये टॉर्टिलाज़ अगर जैसे ज़्यादा एयर में रहें तो इनका मॉइस्चर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो ये ड्राई थोड़ा सा हो जाता है। जैसे अभी ये देखें ना, ये ईज़िली मैं आपको शो करती हूँ, ये ईज़िली रोल हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं 15-20 मिनट बाद करूँगी ना तो ये रोल नहीं होगा, और ये टूटने लगेगा साइड साइड से ना, मतलब इसके कट्स जो है ना, मतलब इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें कट्स आने लगते हैं। अच्छा, जो हमारी रेसिपी में चिकन हमने यूज़ किया है, उसको पहले हमने जो है मतलब ब्रेस्ट ले लेना है, और उसको हमने जूलियन कट कर लेना है। जूलियन कट जैसे लंबान में कट होता है, आप लोग ये देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये इस तरह का थोड़ा सा जूलियन कट आपने इसको कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है ग्रीक योगर्ट में। उसमें आपने थोड़ा सा जो है वो सुमक पाउडर डालना है, आपने इसमें जो है वो थोड़ा सा मतलब चाहे तो ऑरिगेनो डाल दें, थोड़ा सा मतलब स्पाइस लेवल इन्हांस करने के लिए पेपरिका पाउडर वगैरह डाल के, और इसको अच्छे से आप मैरिनेट करके और इसको साइड में रख दें। उसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल्स है, उसमें हमने कैप्सिकम यूज़ किया है, हमने इसमें अनियन यूज़ की है स्लाइस्ड, और हमने इसमें टोमेटोज़ यूज़ किए हैं। फिर जो हमारा तज़ाकी सॉस है उसमें ग्रीक योगर्ट है, क्यूकम्बर है, डिल लीव्स हैं, और गार्लिक है। चॉप किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग चाहें तो इसका मतलब जो पेस्ट होता है वो भी बना के यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक का, जिंजर नहीं, ओनली गार्लिक वो करके। अच्छा, जो हमारे पास क्यूकम्बर है ना, क्यूकम्बर को आप लोगों ने अच्छे से स्क्वीज़ करना है, तो उसका मतलब वाटर कंटेंट है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ग्रीक योगर्ट काफ़ी इटसेल्फ गाढ़ा होता है। तो आप इसमें क्यूकम्बर डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें, डिल लीव्स डालें, थोड़ा सा लेमन जूस डालें, सॉल्ट एंड पेपर डालें, और बस इट्स डन। अच्छा, उसके अलावा हम पिकल्स पे आते हैं। तो ये हैलोपिनोज़ और गरकिन पिकल्स हैं, और हमारे पास ऑलिव्स हैं। अच्छा, मैंने ये खुद स्क्रैच से बनाए हैं गरकिन पिकल्स, और जो वो हैलोपिनोज़ हैं हमारे, ऑलिव्स तो खैर मार्केट में जो चलते हैं वही यूज़ किए। गरकिन पिकल्स और हैलोपिनोज़ जो हैं वो मेरे अपने घर के
स्क्रैच से बनाए हुए। आप लोग चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं मेरे पास से। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे स्पाइस सिंड्रोम के नाम से, आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर करें। और अब तक जितनी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपका घर में बनाने का मूड ना हो तो आप चाहें तो मेरे पास से ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज को आप चेकआउट भी कर सकते हैं। खैर, ये हम गरकिन यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स में बताया है कि हमेशा जब हम वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो हम उसका टेक्सचर देखते हैं कि हम उसको किस मतलब साइज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या शेप है। अगर तो हम उसको उसमें यूज़ कर रहे हैं जो कि है जुलियन, तो हम उसको जुलियन में ही कट करेंगे। वैसे हमारे पास गरकिन्स हैं, वैसे गरकिन नॉर्मल मार्केट में जो है वैसे ही मिलते हैं, जो कि कटे हुए होते हैं, वो स्लाइस्ड होते हैं। आप चाहें तो वो मार्केट से ख़रीद के भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घर पे बना लें, मर्ज़ी है आपकी। चाहे तो मेरे पास से ऑर्डर कर लें आप लोग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास जुलियन आ गया। गरकिन हमारा, हमने इसको कट कर लिया है। मज़ीद कट कर लेंगे अगर थोड़ा सा मतलब साइज़ का डिफरेंस आएगा, और हम इसको यूज़ कर लेंगे। बाकी ये हमारे हैलोपिनोज हैं। ऑलिव्स हम कट कर लेते हैं, इसको तो ज़ाहिर है स्लाइस ही करेंगे, ये तो वैसे होता नहीं है। ये हमने स्लाइस कर लिए। 3 ऑलिव्स मेजरली हमारे एक रैप में यूज़ होंगे, तो आप उस हिसाब से कर लें। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप उसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, उसके अलावा हम अपनी असेंबलिंग पे आते हैं। तो हमने पहले चिकन लिया, फिर आप अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर लें। मैं पहले इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। आप अगर ऑप्शनल में, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, जो फ्राइज़ होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हमारे, आप असेंबलिंग के ड्यूरिंग वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फ्लेवर दे देते हैं। वरना आप इसके साथ साइड लाइन्स में रख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। फिर हम इसमें टमाटोज रख देंगे। ये हमारे टमाटोज आ गए। देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ सेम साइजेस में कटा हुआ है। फिर ये हमारे कैप्सिकम आ गया, जिसको हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। आप चाहे तो कलर चेंज, मैंने कलर के मतलब हिसाब से जो है इसका कलर कम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रीन कैप्सिकम लिया था। आप चाहे तो बेल पेपर भी ले सकते हैं। ग्रीन मतलब उसमें रेड में ले लें आप ऑरेंज में ले लें, आप येलो में ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन ऐसा चाहते थे, मैंने वेजिटेबल्स ऐसे यूज़ किए, तो मैंने इसमें ये यूज़ कर लिया। फिर इसमें हम पिकल्ड हैलोपिनोस रख देंगे ताकि थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाए। एंड देन हम इसमें अपने ऑलिव्स ऐड कर देंगे। ऑलिव का टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा ही लगता है, मुझे ये पर्सनली ख़ास पसंद नहीं है। मेरी जिस भी चीज़ में ऑलिव होता है, फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़ा मैं खा रही हूँ और उसमें ऑलिव है तो मैं उससे हटा देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। और फिर हम इसमें अपनी सॉस ऐड कर देंगे। ये आ गई हमारी सॉस, देख सकते हैं आप लोग। एंड देन कोई भी बटर पेपर ले लें आप, या एल्युमिनियम फॉइल ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे करें और इसे यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके आप इसे रैप करें और इसे ऐसे रख सकते हैं। चाहें तो अगर फिलिंग आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर दें इसके ऊपर सॉस यहाँ पे,
it's done. So thank you so much. Over back to you, Ms. Zofisha. Allah Hafiz. जी नाज़रीन, जो आपने इंजॉय करी आज की रेसिपी, आज की डिश, अब हमारा भी टाइम हो गया है कि हम उसको अपने अफ्तार को एंजॉय करें। आप भी अपने अफ्तार कीजिए और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए नेकी के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।